गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में पूर्व वर्षों के प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे थे। वर्ष 2013 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है। आज हम लोगों की दूसरी क्लास होगी उसी पर, और उसके आगे के जो 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक पर आज डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का उद्देश्य आप सबको पता है, ऑथेंटिक, प्रमाणिक और सर्वमान्य उत्तर की खोज करना, की तलाश करना, साथ में जो नए क्वेश्चन बनते हैं, बनने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करना। तो चलिए हम लोग जो है अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक कोरम है, एक जो है औपचारिकता है, आप लोगों से बार बार ये कहना कि गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग उसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इस चैनल द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है उसका लाभ अधिक से अधिक प्रतियोगियों को प्राप्त हो और इस चैनल का विस्तार हो। चलिए हम लोग जो है आज शुरू करते हैं पीजीटी 2013 री एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? ऑप्शन ए है चिश्ती, बी है सुहरावर्दी, सी है कादरी और डी है नक्शबंदी। तो निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिले से, कौन सा सिलसिला है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। तो अब इतने से जो है आज इस प्रश्न में हमारा काम चल जाता है, लेकिन जो अगले प्रश्न बनेंगे उसमें क्या बन सकते हैं कि चिश्ती जो सिलसिला था उसके भारत में संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ख्वाजा या शेख, ख्वाजा या शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती जिनकी अजमेर में दरगाह है। और इनके जो है दो प्रसिद्ध शिष्य थे, दो शिष्य थे। एक थे हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी। दूसरे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के एक प्रसिद्ध शिष्य थे फरीद। क्या, कौन थे? फरीद, जिन्हें कहते हैं फरीदुद्दीन गंज ए सकर। इन्हीं फरीदुद्दीन गंज ए सकर के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। उत्तर प्रदेश में है बदायूं। आप अब समझे, एक कड़ी देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, या हमीदुद्दीन नागौरी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुरु कौन थे, और निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। इस तरह के प्रश्न बनेंगे यहाँ से। साथ में इनका जन्म, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1236 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था? बदायूं में हुआ था। इतना आपने समझा। अब आगे चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का राज्य देखा।
इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के राज्यकाल को देखा, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए, क्योंकि चिश्ती सिलसिले के जो संत होते हैं वो राजाश्रय स्वीकार नहीं करते हैं। वह जो है चिंतन मनन और पूजा पाठ इन सब में जो है अपना ध्यान लगाते हैं, समय व्यतीत करते हैं, दरबार में नहीं गए। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने का प्रयास किया, तो निजामुद्दीन औलिया ने जो है मना कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेकर विश्व विजय की योजना लेने वाला व्यक्ति, उसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी। तब शेख ने कहा कि मेरे घर में मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि एक से सुल्तान आएगा तो दूसरे से मैं बाहर चला जाऊंगा। इसका मतलब इतने पराक्रमी शासक सुल्तान से मिलना उचित नहीं समझा, से नहीं मिले। इनकी जो उपाधि है निजामुद्दीन औलिया की, इनकी उपाधि है सुल्तान उल औलिया। कौन सी उपाधि है? सुल्तान उल औलिया, मतलब संतों का राजा। इनकी उपाधि है महबूबे इलाही, महबूबे इलाही, महबूबे इलाही, इलाही का महबूब मतलब प्रभु का प्रिय, ईश्वर का प्रिय, इनकी उपाधियां हैं। और ये जो है चिश्तियों की तरह योग से भी प्रभावित रहे हैं। योग के जो है, योग में प्राणायाम होता है। प्राणायाम जो पद्धति होती है, उस पद्धति में इतने सिद्धहस्त थे कि इनका जो उपाधि हो गई योगी सिद्ध की। अगर पूछे योगी सिद्ध किस संत की उपाधि है, किस शेख की उपाधि है, किस सूफी संत की उपाधि है, तो योगी सिद्ध उपाधि है निजामुद्दीन औलिया की। और इनसे एक प्रश्न बनता है, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो अमीर खुसरो जो है ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो, जिसको तूतिया हिंद भी कहते हैं, खुसरो। और अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। किसकी? तुर्कल्लाह। परीक्षा में पूछता है तुर्कल्लाह, तुर्कल्लाह की उपाधि किसकी थी? तो आपको बताना है तुर्कल्लाह की उपाधि किसकी थी? अमीर खुसरो की थी। और जब जो है निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, तो जब यह पता चला अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो बहुत दुखी हुआ और कुछ दिन बाद अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। दोनों को जो है दिल्ली में एक ही स्थान पर दफनाया गया। एक प्रश्न निजामुद्दीन औलिया से बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, हनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? किस शासक से संबंधित है? किस संत से संबंधित है? इस प्रकरण को भी यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग विचार कर रहे हैं कि नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो उससे संबंधित बन सकता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके, जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर उसका कोई अधिकार नहीं था, सल्तनत के सुल्तान बनने का अधिकार नहीं था। तो उसने बहुत से लोगों को धन बांटा, तो उसने निजामुद्दीन औलिया को भी धन दिया। निजामुद्दीन औलिया ठहरे मलंग आदमी, उन्होंने सब धन खर्च कर दिया।
तो बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने जो है धन की वापसी की मांग की, तो जिसमें जो है निजामुद्दीन औलिया ने असमर्थता व्यक्त की। इससे दोनों के मध्य तनाव था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया इनके साथ, समझा जाए उसको। गयासुद्दीन तुगलक ने 53 उलेमाओं की अदालत में 53 उलेमाओं की अदालत में इन पर आरोप लगाया। अब अदालत में तो ये कह नहीं सकते हमने पैसा दिया था, घूस इनको दिया था, हमारी सत्ता को ये मान्यता दें, ये तो कह नहीं सकता था। तो इसलिए उसने कहा कि ये जो संत हैं, शेख साहब हैं, वह वर्जित संगीत गोष्ठियों में भाग लेते हैं। वर्जित संगीत गोष्ठियों में भाग लेते हैं। इस्लाम में संगीत को प्रतिबंधित किया गया है, तो भाग लेते हैं, यह आरोप लगाया। 53 उलेमाओं की अदालत में वो बरी हो गए। कौन? निजामुद्दीन औलिया बरी हो गए। इससे क्या हुआ, औलिया में और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक में मनमुटाव हुआ। इसके अतिरिक्त क्या हुआ था, इसके अतिरिक्त इन्होंने इनके पुत्र उलुग खां, जिनको जौना खां भी कहते हैं, जिनको यमबीटी भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, इनको अपना शिष्य बनाया और आशीर्वाद दिया सुल्तान भाव। क्या आशीर्वाद दिया? कि आशीर्वाद दिया कि सुल्तान बनोगे, सुल्तान बनने का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद से क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक के कान खड़े हो गए। सुल्तान मैं हूं, किसी दूसरे के संत जो है सुल्तान बनने का आशीर्वाद दे रहा है, इसका मतलब मेरी सत्ता जाने वाली है या मेरी सत्ता से मुझको बेदखल करने वाला है। तो उसी समय बंगाल में बुगरा खां ने विद्रोह कर दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये जा कहाँ रहे थे, ये जा रहे थे बंगाल में विद्रोह को दबाने, और वहां से उन्होंने संदेश भेजा कि जब मैं दिल्ली लौटूंगा तो दोनों के लिए, उलुग खां और निजामुद्दीन औलिया के लिए दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। मतलब जब मैं आऊंगा तो आप भागोगे, हाँ, तो दिल्ली से दूर नहीं जा पाओगे, दिल्ली आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। जब यह बात निजामुद्दीन औलिया ने सुनी, तब उन्होंने कहा हनूज दिल्ली दूर अस्त। यह बात क्या कही थी, हनूज दिल्ली दूर अस्त, कि अभी दिल्ली दूर है, अभी आप बंगाल में हो, जब दिल्ली आओगे तब यह पता चलेगा कि मेरे लिए और उलुग खां के लिए दिल्ली दूर है कि नहीं है। समझ रहे हैं? और इसके बाद जब बंगाल को जीत कर वापस आते हैं तो राजधानी तुगलकाबाद दिल्ली में, समझिए, से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में इनका स्वागत किया जाता है। स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनाया जाता है, तोरण द्वार अच्छे से बनाए जाते हैं। और एक बार जो है, जो पीसीएस की परीक्षा में सब्जेक्ट पूछता था, तो उसने पूछा था अफगानपुर में जो स्वागत के महल बनाया गया था उसके वास्तुकार कौन थे, तो अहमद अयाज। कौन थे? अहमद अयाज। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अहमद अयाज ने बनाया था, और एक दुर्घटना हुई और वो महल स्वागत के लिए जो सब कुछ तैयार किया गया था गिर गया। उसमें जो है दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो है लोग और सूफी ये मानने लगे कि गयासुद्दीन ने जो शाप दिया था, जो अभिशाप दिया था हनूज दिल्ली दूर अस्त, उसी के परिणाम स्वरूप जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूर ही रह गया।
और दिल्ली से 8 किलोमीटर पहले अफगानपुर में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो यह प्रश्न यहां से पूछता है। और इसको ज्यादा समझना, देखिए पीजीटी 2002 में, पीजीटी 2000 में क्वेश्चन आया है, महबूब ए इलाही उपाधि थी, किसकी पूछ रहा है? हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान से संबंधित कथन है ना। यह प्रश्न पहले ही पूछे गए हैं, इनकी व्याख्या भी की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लॉरेंस, सी है लॉर्ड मिंटो, डी है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अब यह निर्णय लिया गया 1911 में कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय था, परिवर्तनकारी निर्णय था। इसलिए इस निर्णय की घोषणा अंग्रेज पूरे शान शौकत के साथ करना चाहते थे। तो इस निर्णय की घोषणा के लिए भारत में आते हैं ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मेरी। और क्वीन मेरी के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसके आयोजन करता होते हैं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड होते हैं। दिल्ली दरबार में ये कब हुआ? दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911। इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है कि जो 1905 में हमने बंगाल विभाजन किया था उसको रद्द किया जाता है, पहली घोषणा। दूसरी घोषणा जो आपके प्रश्न से संबंधित है कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है। कोलकाता से कहां? दिल्ली, यही घोषणा की गई। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। और आपके ऑप्शन डी में देखिए कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है। इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए पीजीटी 2011 में, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, सेम प्रश्न है। वहां की जो व्याख्या है वही व्याख्या यहां की भी है। दोनों में से कहीं जगह देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए दिए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? मतलब गुलामों के कल्याण के लिए काम किया था उसके लिए वो जाना जाता है। ऑप्शन है फिरोज शाह, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो गुलामों के कल्याण के लिए कार्य के लिए विकल्प ए में दिया गया फिरोज शाह या फिरोज तुगलक, इसको जाना जाता है। गुलामों की संख्या सबसे अधिक थी फिरोज शाह तुगलक के समय, 1,80,000 गुलाम थे। इन गुलामों में से करीब 12,000 को उन्होंने कारखानों में लगाया। करीब 40,000 गुलाम सुल्तान की सेवा में लगे थे, सुल्तान की सेवा में लगे थे। और इन गुलामों की बेहतरी के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। उस विभाग का नाम है दीवान ए बंदगान। क्या नाम है? दीवान ए बंदगान इसका नाम है, जिसका प्रमुख जो है वकील ए दर होता है। वकील दर इसका प्रमुख होता था।
कारखाना क्या होता था? कारखाना होता था राज्य के लिए, सत्ता के लिए, शाही परिवार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने का एक स्थल था। इस कारखानों की स्थापना तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, लेकिन इन कारखानों में गुलामों को, दासों को नियोजित करने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। साथ में उसने एक और महत्वपूर्ण काम यह किया कि इन कारखानों में जो है व्यावसायिक शिक्षा लागू की। और व्यावसायिक शिक्षा सल्तनत काल में प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा के केंद्रों में बदल दिया। समझ गए? यह हो गया दीवाने बंदगान। आप जानते हैं रोजगार विभाग इन्होंने बनाया था, दीवाने खैरात बनाया था, बहुत तरह के लोक कल्याणकारी कार्य इसने किए थे। इसलिए हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। कौन? हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन फिरोज शाह तुगलक को क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर। अगर प्रश्न पूछे किसे कहा जाता है तो आपको उत्तर रेडी रहना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे, जिनकी कुल संख्या 1,80,000 थी। इसमें से 20,000 दास कारखानों में, 40,000 शाही महल में सुल्तान की सेवा में नियोजित थे। फिरोज के गुलामों का अलग विभाग बनवाया, जिसे दीवान बंदगान कहा गया। इसका प्रमुख वकीले दर होता था। फिरोज ने 36 कारखाने स्थापित करवाए। सुल्तान ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। प्रांतीय सूबेदारों एवं अमीरों को निर्देश दिया कि एक कर या उपहार के रूप में सुल्तान को दास भेजें। व्यवसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान था। यह प्रश्न भी पीसीएस में पूछा गया है, तो आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलिए। मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? ऑप्शन है देवगिरी, ऑप्शन बी है द्वार समुद्र, सी है वारंगल, डी है कांची। हम लोग जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं तो उस समय देखते हैं कि द्वार समुद्र में यादव वंश का शासक था, देवगिरी में यादव वंश का शासक था ना, वारंगल में काकतियों का शासन था, और द्वार समुद्र में होयसलों का शासक था। पांड्य, मदुरा जो कांची वाला एरिया है, मदुरा के पांड्य फेमस थे। तो पूछ रहा है गोलकुंडा किसके खंडहरों पर, कौन सा राज्य समाप्त हुआ तब गोलकुंडा उत्पन्न हुआ या गोलकुंडा बना? तो ऑप्शन सी देखिए वारंगल है। वारंगल के खंडहरों पर क्या बना? गोलकुंडा बना। और गोलकुंडा जो राज्य है इसके संस्थापक थे कुली शाह। कौन थे? कुली शाह। और यहां पर जो वंश सत्ता में आया इनके द्वारा स्थापित किया कुतुब शाही वंश। अब आपको क्लियर हो गया गोलकुंडा किसके खंडहरों पर बना था? वारंगल में के खंडहरों पर बना था। आइए इसको देखते हैं। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य, प्राचीन हिंदू राज्य वारंगल के खंडहरों पर निर्मित हुआ। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली शाह था। उसने 1512 या 18 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद देखिए इब्राहिम 1550 से 1580, इसका शासनकाल गोलकुंडा के इतिहास का अविस्मरणीय युग था। वह एक बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति, प्रसिद्ध भाषाविद और अपने साम्राज्य के लिए हिंदू और मुसलमानों दोनों में बड़ा लोकप्रिय था। गोलकुंडा के सुल्तानों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की। कुतुब शाह की उपाधि किसने धारण की?
इब्राहिम ने, कुली शाह ने नहीं किया था। समझ गए? वह दक्कनी राज्यों द्वारा विजयनगर के विरुद्ध गठित संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हुआ था। जो दक्कन के बहमनी के विघटन के बाद राज्य बनते हैं, तो वो सब जो है राक्षसतांगड़ी के युद्ध में एक मोर्चा बनाते हैं विजयनगर के खिलाफ, तो यह भी राज्य उसमें सम्मिलित था। उसके बाद मोहम्मद अली 1580 से 1612 हैदराबाद नगर का संस्थापक। अगर आपके परीक्षा में पूछे हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद अली कुतुब शाह संस्थापक था। और दक्कनी उर्दू लिखित प्रथम काव्य संग्रह या दीवान का लेखक भी था। जो दक्कनी उर्दू था उसका प्रथम लेखक यही था। उसने उर्दू और तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद अब्दुल्ला सुल्तान के अल्पायु होने के कारण उसकी सुयोग्य माता हयात बख्श बेगम ने शासन का संचालन किया। उसने अपने नाम पर अनेक ग्रामों, सरायों आदि का निर्माण कराया। 1667 में औरंगजेब ने इस राज्य पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में दक्षिण के दो राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को आपको पता है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो 1686 में जो है बीजापुर को मिलाता है और 87 में गोलकुंडा अंतिम दक्षिण का राज्य होता है जो मुगल साम्राज्य में विलय किया जाता है। गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल था। अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह साहित्य एवं स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखता था। वह पहला व्यक्ति था जिसने काव्य में धर्मनिरपेक्ष विषयों पर लेखनी चलाई। उससे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। किससे? कुली कुतुब शाह को। कुतुब शाही साम्राज्य की प्राचीन राजधानी गोलकुंडा हीरो के खानों के लिए प्रसिद्ध है ना, हीरे की खान गोलकुंडा से। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। तो ये भी परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया था। निम्न में से कौन इसमें नहीं था? ऑप्शन है गोलकुंडा के कुतुब शाही, बी है बीजापुर के आदिल शाही, सी है खानदेश के खान शाही और डी है बीदर के बरीद शाही। देखिए बहमनी साम्राज्य जब बना तो उसको तरफों में बांटा गया था। तरफ माने प्रांत होते हैं। और जब शिहाबुद्दीन महमूद शाह शासक बना तो इन तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो तरफदारों की स्वतंत्रता जब घोषित हुई तो 5 जो है राज्य बने। कितने राज्य? 5 राज्य यहाँ पर बने हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। एक है बीदर, और बीदर में जिस राजवंश ने स्थापना की वो सत्ता संभाली उसको कहते हैं बरीद शाही वंश। उसके बाद है बरार में है इमाद शाही। तीसरा है अहमदनगर में है निजाम शाही। चौथा है बीजापुर, यहां पर थे आदिल शाही। पांचवा है गोलकुंडा और गोलकुंडा में कौन थे? कुतुब शाही। अब ये 5 समझ लिए। और इन 5 में गोलकुंडा के कुतुब शाही थे, बीजापुर के आदिल शाही थे, बीदर के बरीद शाही थे, खानदेश इसमें नहीं है ना, खानदेश के खानशाही। तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें
इसको खानशाही के फारूकी वंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फारूकी वंश भी कहा जाता है। तो यहां से आप समझ गए हैं कि जो 5 राज्य बने थे उसमें खानदेश नहीं था, एक चीज। दूसरा कहते हैं कि जब जो है मोर्चा बना विजयनगर के खिलाफ, तो इन 5 प्रांतों में से एक प्रांत नहीं था। तो इसमें बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर ये सब दे देगा, तो आपको उत्तर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है, कि कौन सा उसमें नहीं था। तो उसमें बरार नहीं था। तो 4 राज्य लड़े थे, क्योंकि बरार और खानदेश का कुछ मामला चल रहा था, तो बरार उसमें नहीं था। तो अब आपको याद कैसे होगा बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर? बीदर था कि बरार था? तो आपको एक ट्रिक यूज करने पड़ेगी। बरार हो गया फरार। बरार क्या हो गया? फरार हो गया। जब वो लोग एक संयुक्त मोर्चा बना रहे थे तो उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, और बरार क्या हो गया? फरार हो गया। बरार से फरार ना, आपको एक ध्वन्यात्मक साम्यता मिलेगी, तो आप उससे याद कर सकते हैं। बरार फरार हो गया तो उसमें नहीं था। ये है। और यह प्रश्न, इस तरह का प्रश्न पीजीटी 2003 में दूसरी क्लास से क्वेश्चन नंबर 54 में था कि राज्यों की सूची दी गई है और उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। समझ रहे हैं? तो देखिए, अभी आप आगे के पढ़े हैं, तुरंत आप सुमेलित कर देंगे। हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, खानदेश फारूकी है, बरार इमाद शाही 1 नंबर हो गया, बीजापुर आदिल शाही 3 नंबर हो गया, गोलकुंडा कुतुब शाही 4 नंबर हो गया, बीदर बरीद शाही 5 हो गया। 2 1 3 4 5 तुरंत कर देंगे ना। देखिए, खानदेश ना, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। तो इससे पहले अगर आपने समझा है तो यह सवाल जो 2003 में पूछा गया था, बहुत आसान प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन है सुलुभ, बी संगम, सी तुलुभ, और डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोगों ने बहुत से प्रश्नों में चर्चा की थी कि 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की साम्राज्य की स्थापना हुई, और इसमें पहला जो वंश आया था वो था संगम वंश। हरिहर और बुक्का ने, संगम के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आया सालू वंश, उसके बाद आया तुलु वंश, उसके बाद आया अराविड वंश। इतना क्लियर हुआ? इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, इन वंशों ने। उसमें से जो तुलुव वंश था, इसी के सबसे प्रसिद्ध, सबसे पराक्रमी, सबसे योग्य शासक थे कृष्णदेव राय। देव राय। और आइए आपके प्रश्न के ऑप्शन नंबर सी पर आइए, क्या लिखा है? तुलुव वंश। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि तुलुव वंश के जो है से संबंधित कृष्णदेव राय थे, इसके संस्थापक नहीं थे। आइए हम लोग जो है परीक्षा में आपके पूछता है कि जो वंश हैं इनकी स्थापना किसने की, अंतिम शासक कौन रहे हैं, और साथ में देखेंगे कृष्णदेव राय के संबंध में, उनकी विजयों के संबंध में, उनकी विद्वता के संबंध में, उनकी पुस्तकों के संबंध में, उनके समय के जो है अष्ट दिग्गजों के संबंध में, और उनके द्वारा स्थापत्य या निर्माण, इन सब पर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज अभी हम लोग सभी प्रश्नों पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, विजयनगर साम्राज्य है, संगम वंश है, इसके संस्थापक हरिहर बुक्का थे, अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे, और इसने 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। संगम वंश के बाद सालू वंश, जिसके संस्थापक नरसिंह थे। इमाड नरसिंह इसके अंतिम शासक थे, 1385 से 1485 से 1504 तक शासन किया।
इसके बाद तुलु वंश आया, वीर नरसिंह सदाशिव राय इसके अंतिम शासक थे। 1505 से 1570 ईस्वी शासन किया। अराबिडु वंश तिरुमल संस्थापक थे, अंतिम थे श्रीरंग तृतीय। ये परीक्षा में पूछा गया है श्रीरंग तृतीय के बारे में कि अराबिडु वंश या विजयनगर का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन थे? श्रीरंग तृतीय थे। 1570 से 1552 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। हम यहाँ जान के आ गए कि कितने वंश थे, संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, उनकी कालावधि क्या थी। अब हम तुलुक वंश जो 1505 से 1570 तक था, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह, अंडरलाइन कर लीजिए, ने सालिव नरेश इमाड नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। विजयनगर साम्राज्य के तृतीय या तुलुव राजवंश की स्थापना की। अगर पूछे तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की, तो वीर नरसिंह ने की। क्लियर? वीर नरसिंह के इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बला प्रहार की संज्ञा दी गई। इससे पहले जब संगम वंश का अंत करके नरसिंह ने सत्ता स्वीकारी थी, तो उसको प्रथम बला प्रहार कहा गया था, और इसको क्या कहा गया? द्वितीय बला प्रहार। द्वितीय बार बल का प्रहार करके सत्ता अपने पास लाई गई। 1509 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका अनुज माने छोटा भाई कृष्णदेव राय कृष्ण अष्टमी के दिन 8 अगस्त 1509 में सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर कृष्ण अष्टमी के दिन इसलिए बैठे कि उनका मानना था कि जनता उन्हें कृष्ण का अवतार समझे, ताकि लोग जनता क्या समझे? कृष्णदेव राय क्या है? कृष्ण के अवतार हैं। बाबरनामा में एक प्रश्न आपका बना है परीक्षा में, पीजीटी में ही पूछा गया है 2000 में शायद, कि बाबर के अनुसार जो है दक्षिण का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो बाबरनामा में लिखा है, तुजु के बाबरी में लिखा है कृष्णदेव के बारे में, कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। वह विजयनगर का सर्वाधिक योग्य शासक था। ठीक? कृष्णदेव राय बड़ी विषम परिस्थितियों में सिंहासनारूढ़ हुआ। विजयनगर के अनेक सामंत शासक विद्रोही हो गए थे। उड़ीसा के गजपति नरेश साम्राज्य के पूर्वी और उदयगिरी के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उत्तर और पश्चिम में क्रमशः बीजापुर और पुर्तगाली भी विजयनगर पर अधिकार करने की योजना बना रहे थे। तो जिस समय जो है कृष्णदेव राय ने सत्ता संभाली, परिस्थितियां बड़ी विषम थी, आपने देखा। सर्वप्रथम उसने विद्रोही सामंतों का दमन किया। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्रदेव को हराकर उदयगिरी जीता, जो विजयनगर का पहले से भाग था। अंत में राजधानी कटक पर आक्रमण कर लिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से करके संधि कर ली। जो उड़ीसा के शासक थे प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? कृष्णदेव राय से किया और संधि स्थापित कर ली। इस विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने सिंहासन मंच विजय भवन का निर्माण करवाया। उड़ीसा पर विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने क्या बनाया था? विजय भवन बनवाया था। कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर के सुल्तानों को उनके राज्यों में घुसकर पराजित किया। उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय जो था, बीजापुर और बीदर की कैद में था। कौन? महमूद शाह द्वितीय, उसको मुक्त कराया। बहमनी सुल्तान को जो है बीजापुर और बीदर की कैद से किसने मुक्त कराया? कृष्णदेव राय ने। जब वह मुक्त कराया तो इतना महान काम था, इतना मतलब शक्तिशाली काम था कि उन्होंने यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। क्या की? यवन स्थापनाचार्य की उपाधि। प्रश्न पूछेगा यवन स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय ने।
और किस उपलक्ष्य में धारण की? तो आपको बताना पड़ेगा कि बहमनी जो सुल्तान थे वो बीजापुर और बीदर की कैद में थे, उस कैद से मुक्त कराने के उपरांत ही कृष्णदेव राय ने धारण किया था यौन स्थापनाचार्य की उपाधि। 1520 ईस्वी में रायचूर द्वार पर इस्माइल आदिल खान ने अधिकार कर लिया। इसको पुनः प्राप्त करने के लिए कृष्णदेव के अभियान का नूनीज ने वर्णन किया है। नूनीज बताता है कि एक बार जो है उसने ले लिया था तो उसके लिए प्रयास किया था। रायचूर को पुनः विजित करने में क्रिस्टे माओ डी फिगरेडो, क्या नाम लिखा है? क्रिस्टे माओ डी फिगरेडो के अधीन एक पुर्तगाली सैनिकों की टुकड़ी का विशेष योगदान रहा। इनकी सहायता से जो रायचूर द्वार पर पुनः अधिकार करने में कृष्णदेव राय सक्षम हो पाए। तो इन्होंने इस जो है सेनापति को कृष्णदेव राय ने रामनवमी के समारोह में विशेष सम्मान प्रदान किया। कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, जिसका मुख्य कारण था पुर्तगालियों का बीजापुर से शत्रुता तथा घोड़ों की आपूर्ति। पुर्तगाली घोड़ों की आपूर्ति करते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा ताकि भटकल में किला बनाने की अनुमति मिल सके। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा, अब आइए, में आमुक्त माल्यद की रचना की। बहुत बार पूछता है कि आमुक्त माल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की है। किस भाषा में है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब विकल्प में रहते हैं, तो वहां पर आप कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या करेंगे? तेलुगु में, तेलुगु में है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माला। आमुक्त माल्यद का अर्थ होता है माला। पुस्तक की भूमिका में उसने संस्कृत में लिखित अपनी 5 पुस्तकों की रचना की है। जब इस पुस्तक की भूमिका लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो वहां पर अपने संस्कृत में लिखी 5 पुस्तकों का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं कृष्णदेव राय। आमुक्त माल्यद अब ग्रंथ कैसे है, क्या उसमें है? राजत्व, सैनिक एवं नागरिक प्रशासन का विशद वर्णन है। राजत्व का है, सैनिक और नागरिक प्रशासन का विवरण है। इस पुस्तक को विष्णुचित्ती भी कहा जाता है। आमुक्त माल्यद को विष्णुचित्ती भी कहा जाता है। इसमें आलवर संत विष्णुचित्त की जीवनी, उनकी पुत्री गोंदा और भगवान रंगनाथ के प्रेम का मार्मिक वर्णन होता है। इसी में वासुदेव एवं देवकी से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। संस्कृत में कृष्णदेव राय ने जामवंती कल्याणम, एक नाटक लिखा है, जामवती कल्याणम। जामवंती जो कल्याणम नाटक है वो संस्कृत में है। और उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा उषा परिणय भी संस्कृत में कृष्णदेव राय ने लिखा है। मदालसा चरित्र का भी लेखन किया है। जामवंती कल्याणम, उषा परिणय, मदालसा चरित्र की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने। इनकी उपाधियां आप देखिए क्या था? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, नंदन गोप, मकाकाव, क्या है? मकाकाव, विष्णुचित्त, ये उपाधियां आपको पता हो। कृष्णदेव ने संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर समाप्त कर दिया तथा विधवा से विवाह करने वालों को भी विवाह कर से मुक्त किया। कृष्णदेव राय आमुक्त माल्यद में लिखता है कि प्रजा के कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो। राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील एवं समृद्ध होगा। मुकुटधारी राजा को सदा धर्म पर दृष्टि रखते हुए शासन करना चाहिए। एक परीक्षा में कोट किया था, मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखते हुए राज्य करना चाहिए। एक कथन किससे संबंधित है? तो कृष्णदेव राय से संबंधित है, जो उनकी पुस्तक आमुक्त माल्यद में है। उसे सदैव धर्म एवं न्याय का सम्मान करना चाहिए। वह राजा को लोगों पर मामूली कर लगाने का सुझाव देता है, अधिक कर ना लगाएं। कृष्णदेव राय का राज दरबार भुवन विजय या विश्व विजय के नाम से जाना जाता है। जो राज दरबार था भुवन विजय या विश्व विजय था।
और अपनी मां नांगला देवी की याद में उन्होंने नांगलपुर बसाया था। पत्नी तिमल की याद में हासपेट शहर का निर्माण कराया, उड़ीसा का निर्माण कराया, हजारा मंदिर और कृष्ण विठल स्वामी का मंदिर बनवा करके उसमें बाल कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवाई। ये देखिए 3-4 लाइन है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा। हजारा मंदिर हुआ, विठल स्वामी का मंदिर हुआ। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, इनको अष्ट दिग्गज कहा गया। अष्ट दिग्गज का प्रमुख था अल्लसान पेदन्ना, अल्लसान पेदन या पेदन्ना, जिसे कृष्णदेव राय ने आंध्र राज कवि की उपाधि प्रदान की। पेदन्ना को आंध्र कविता का पितामह, तेलुगु कविता का पितामह। अगर पूछे तेलुगु कविता का पितामह कौन है, अल्लसान पेदन्न है, अल्लसान पेदन्ना है। अगर ये पूछे कि आंध्र कविता का पितामह कौन है, तो इन्हीं ही माना जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 32 है। वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किस काल से संबंधित थे? ए है पल्लव, बी है चोल, सी है गुप्त, डी है विजयनगर। ना आइए हम लोग इसको पहले से पढ़े हैं, बस जल्दी से समझ लेते हैं। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने क्या किया था? अपने गुरु विद्यारण्य, गुरु कौन थे? विद्यारण्य, और वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से नर्मदा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई। तो वेदों के भाष्यकार सायण किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? विजयनगर से। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी विजयनगर इसमें सही है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सुधा निधि, आपको पता हो, सायण की एक पुस्तक है सुधा निधि। इन्होंने कई जो है वेदों पर भाष्य भी लिखे हैं। और इनके गुरु जो है राजकला निर्णय, इनकी एक पुस्तक है विद्यारण्य की। सर्व दर्शन संग्रह इनकी पुस्तक है, और राज कला निर्णय ये पुस्तक है किसकी? विद्यारण्य की। आपको पता रहेगा तो आप परीक्षा में इसको सही कर ले जाएंगे। आगे चलिए, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पीजीटी 2004 के 78 में, सन 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए है अरबी, बी है फारसी, सी है पश्तो, डी है तुर्की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहते हैं, तुजुक ए बाबरी को वाकियात ए बाबरी कहते हैं, वाकियात ए बाबरी भी कहते हैं। ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बाबर की आत्मकथा है, जो उसने तुर्की में लिखा है। समझ गए? और बाद के मुगल शासकों ने इसका तुर्की से फारसी में अनुवाद करवाया, और अकबर के समय देखिए फारसी में अनुवाद कराया। अकबर के समय जैन खां व पायंदा हसन सबसे पहले फारसी में अनुवाद किसने किया? जैन खां, पायंदा हसन। और अकबर के समय ही अब्दुल रहीम खाना ने भी क्या किया? इसका फारसी में अनुवाद किया। और शाहजहां के समय अबू तालिब तुर्बाती ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। अबू तालिब तुर्बाती ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का अंग्रेजी में कई विद्वानों ने अनुवाद किया। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है, सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है, उसको
मैडम एम बेवरीज ने किया है। इन्होंने तुर्की से अंग्रेजी में किया है 1905 में ईस्वी में किया है, और इसका नाम रखा है मेमोयर्स ऑफ बाबर। मेमोयर्स ऑफ बाबर। ये मैडम एम वेबरीज का जो अनुवाद है वो किस नाम से है? मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से। सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी का अनुवाद है, क्योंकि मूल तुर्की से उन्होंने अंग्रेजी में किया, इसके लिए उन्होंने तुर्की सीखी है। समझ गए? अब देखिए, इसका सही उत्तर आपको मिल ही गया होगा, ऑप्शन डी है, तुर्की है। और देखिए पूछा कितनी बार गया है, पीजीटी 2010, 2011, 2016। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुजुक बाबरी का लेखक कौन था? बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक बाबरी लिखी गई ना? और फिर आ गया किस भाषा में लिखी गई। तो 4 बार पूछा गया है 2000 से अभी तक। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? ऑप्शन ए शाह इस्माइल, बी है शाह तहमस्प फर्स्ट, सी है शाह अब्बास फर्स्ट, डी है शाह शफी। तो बात हो रही किसकी? हुमायूं को। हुमायूं और शेर शाह, अफगान शासक शेर शाह के मध्य जो है युद्ध होता है। अब 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध, इस युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर के हुमायूं क्या करता है? अपने घोड़े को गंगा नदी में उतार देता है, और गंगा नदी में बहाव में वह मरने वाला होता है कि एक भिश्ती उसको बचा लेता है। यह वर्णन भी मिलता है कि उसने भिश्ती के इस उपकार के बदले में एक दिन उसको हिंदुस्तान का बादशाह भी बनाया था, एक दिन के लिए। तो चौसा का युद्ध होता है, लेकिन उसके बाद 1540 में बिलग्राम का, कन्नौज के पास बिलग्राम है, बिलग्राम का युद्ध जो वर्तमान में हरदोई जनपद में है, तो बिलग्राम का युद्ध होता है, और यह युद्ध निर्णायक होता है। कैसा युद्ध होता है? निर्णायक। अगर पूछे शेर शाह और हुमायूं के वीर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो बिलग्राम का युद्ध था। इसके बाद क्या करता है? हुमायूं को भारत की धरती से पलायन करना पड़ता है, यहां से उसको भागना पड़ता है। तो यहां से जब निर्णायक युद्ध में पराजित होकर के पहले आगरा जाता है, फिर दिल्ली जाता है, फिर सिंध जाता है, और सिंध में ही जो है इनका भाई हिंदाल मिलता है, और बाद में जो है उसके गुरु मीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो है जोधपुर के शासक जो है मालदेव, इन्हें सहायता का शासन देते हैं, जोधपुर की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी शेरशाह के दबाव से मारवाड़ के शासक ने, जोधपुर के शासक ने इनसे मिलने से मना कर दिया, तो वापस चले आते हैं। बाद में अमरकोट के शासक बीरसाल के यहाँ जाते हैं, वहीं पर जो है अकबर का जन्म होता है। फिर वहां से जो है आ जाते हैं ईरान, और ईरान में आने के लिए, और ईरान के जो शासक थे उनसे जो है समझौता कराने में, मिलाने में बैरम खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बैरम खां के सलाह पर वो जो है ईरान के शासक शाह ताहमास्प के पास आते हैं और शिया धर्म स्वीकार करते हैं। शाह ताहमास्प देखिए फर्स्ट इसमें लिखा है ऑप्शन बी, यही सही होगा। उसके बाद जो है कंधार को जीतते हैं,
फिर काबुल को जीतते हैं। फिर उसके बाद 1555 में निर्णय लेते हैं कि अब जो है हमको पुनः भारत वापस आ जाना चाहिए। जब भारत वो वापस आने का प्रयास करते हैं 1555 ईस्वी में, तो इस समय जो है अफगान शासक शेर शाह सूरी का वंशज सिकंदर शाह सूर का शासन रहता है। सिकंदर शाह सूर का शासन रहता है और सिकंदर शाह सूर से इनको मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध करना पड़ता है और सरहिंद का युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध के बाद 1555 में हुमायूं को पुनः भारत का सिंहासन प्राप्त होता है, हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। तो ये आप कथा समझ लिए। आइए देख लेते हैं। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में शेरशाह द्वारा पराजित होने के बाद हुमायूं ने अपने घोड़े को गंगा नदी में उतार दिया। मई 1540 में गंगा तट पर कन्नौज के बिलग्राम में निर्णायक युद्ध हुआ। इसे बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। हुमायूं पराजित हुआ और निर्वासित होने के लिए बाध्य हुआ। कन्नौज से वह क्रमशः आगरा, दिल्ली और सिंध गया। सिंध में उसका भाई हिंदाल उसे मिला। हुमायूं ने सिंध को जीतने का असफल प्रयास किया। इसी समय 1541 ईस्वी में उसने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की मां है, से शादी की। जोधपुर के राजा मालदेव की सहायता का आश्वासन पाकर हुमायूं जोधपुर को चल दिया। बाद में शेरशाह के दबाव के कारण मालदेव का विचार बदल गया। हुमायूं से मिले बिना वापस चला आया। मार्ग में अमरकोट के राजा बीरसाल ने उसे संरक्षण व सहायता दी। यहीं उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। उस समय सिंध का शासक शाह हुसैन अरगो ने हुमायूं से छुटकारा पाने हेतु कंधार के लिए मार्ग, रसद और धन से सहायता का आश्वासन दिया। हुमायूं कंधार की ओर चल दिया। उस समय कंधार में कामरान के आदेश पर वहां का सूबेदार अस्करी ने हुमायूं के पकड़ने का प्रयास किया। हुमायूं अपने 1 वर्ष के बच्चे को वहां छोड़कर भाग गया। अंततः बैरम खां की सलाह पर ईरान में शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा, जहां उसने शिया धर्म स्वीकार कर लिया। बैरम खां ने दोनों की भेंट कराने में मुख्य भूमिका निभाई। ईरान के शाह के साथ हुमायूं ने समझौता किया कि वह कंधार जीतकर शाह तहमास्प को देगा, लेकिन हुमायूं ने 1545 में कंधार विजित करके उसे अपने पास ही रखा। उसके बाद हुमायूं ने काबुल जीता। यहीं कामरान ने उसके पुत्र अकबर को काबुल दुर्ग पर बैठा दिया। जब काबुल दुर्ग के सामने हुमायूं की तोपें आकर खड़ी हुई तो कामरान ने दुर्ग के परकोटे पर अकबर को बैठा दिया। कहा अगर आप तोप चलाओगे तो आपका बेटा मारा जाएगा, लेकिन माहम अनगा ने अकबर को बचा लिया। इसके बाद 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन व्यतीत करने के बाद 1555 में हुमायूं की पुनर्वापसी हुई और सिकंदर शाह सूर से मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध हुआ। फिर से उसको गद्दी प्राप्त हुई। क्लियर? आइए क्वेश्चन है 35। 1932 के पूना समझौते से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुआ? ऑप्शन है महिलाएं, बी है श्रमिक, सी है किसान, डी है दलित। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, दलित होगा। अब पूना समझौता है क्या और यह पूना समझौता क्यों आया, इसको समझा जाए। इसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में क्या हुआ था? ब्रिटिश जो पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड पीएम थे। इन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या कहते हैं?
कम्युनल अवार्ड। प्रश्न पूछता है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसमें था क्या, इसको समझा जाए तो ये जो घोषणा थी इसमें था कि दलितों को, किसको? दलितों को क्या किया जाए, इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं विधायिका में, विधानमंडल में, और उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी। मतलब दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत लाया गया। अभी तक हम लोगों ने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 था, उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल में लाया गया था। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसमें सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई इन सब को क्या किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत लाया गया। यहां उद्देश्य क्या था, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया जाए। यहां उद्देश्य क्या था, सिखों, एंग्लो इंडियन इन सबको अलग किया जाए। यहां जब यह व्यवस्था की गई कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए, तो इससे यह जो है सामने आया कि हिंदुओं से दलितों को पृथक करना चाहते हैं। हिंदुओं से दलितों को अलग करने की रणनीति बना रहे हैं, और इस रणनीति को महात्मा गांधी ने भांप लिया। और महात्मा गांधी उस समय थे यरबदा जेल में। यरबदा जेल में कैसे गए थे? यरबदा जेल में थोड़ी सी पीछे की कहानी समझिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, जबकि गांधी जी वहां गए थे। वहां से निराशाजनक स्थिति में लौटने के बाद 1 जनवरी 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया गया। तो सरकार ने, इरविन ने दमनात्मक कार्रवाई की, कांग्रेस, महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से गांधी जी को गिरफ्तार करके यरबदा जेल में रखा गया। गांधी जी ने इस सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया, कम्युनल अवार्ड का विरोध किया और इसको रद्द करने की मांग की। इस मांग को अंग्रेजी सत्ता ने माना नहीं, तो फलतः गांधी जी चले गए आमरण अनशन पर। किस पर चले गए? आमरण अनशन पर। जब गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए तो गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। जब इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो लोगों ने क्या किया, कोशिश की कि जो है एक समझौता हो जाए, और यह समझौता कराने में मुख्य भूमिका रही मदन मोहन मालवीय। पूछा जाता है कि पूना पैक्ट करवाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, इन सब के प्रयासों से 22 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, और उस समझौते के कागजात पर हस्ताक्षर किया। एक बार प्रश्न पूछा किसने किया था? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने और B.R. अम्बेडकर ने। समझ गए? अब उस पूना पैक्ट में था क्या, इसको देखा जाए तो पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, उसमें सबसे पहला एक किया गया पृथक निर्वाचन मंडल को, जो दलितों के लिए बनाया गया था निर्वाचन मंडल, इसको रद्द कर दिया गया। पहला काम ये किया गया।
फिर दूसरा हुआ कि अब जब रद्द कर दिया गया तो प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए दलितों को, तो प्रांतीय विधानमंडल में दलितों की जो सीटें थी 71, उसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया, 71 से 147 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में इनकी सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई, 18% की वृद्धि कर दी गई। यही जो 3 बातें मुख्य रूप से है वही है पूना पैक्ट। अब आपको क्लियर हो गया होगा पूना पैक्ट किससे संबंधित था, उसमें कौन सी बातें थी। आगे चलें। देखिए इससे पहले 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया, फिर यहां दोबारा पूछ लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है हुमायूं नामा किसने लिखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है गुलबदन बेगम, बी है अबुल फजल, सी है फैजी और डी है जिबुन्निसा। तो गुलबदन बेगम ने ही किया था किसका, हुमायूं नामा का ना। और कब किया था, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। ये कौन थी गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी और हिंदाल की सगी बहन थी, हिंदाल की सगी बहन थी। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर देने के कारण हुआ, तो इसी हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो फारसी में इनकी रचना है, कि बाबर की मृत्यु का जो मुख्य कारण है इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिया गया जहर। समझ रहे हैं। तो एक प्रश्न देखिए पीजीटी 2016 क्वेश्चन नंबर 90 में, वहां जाके देख लीजिएगा और व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी। नंबर 37 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामिक कानून का संरक्षक था। ऑप्शन है काजी उल कुजात, बी है मुहतसिब, सी है सदर सुदूर, डी है खाने खाना। इस्लामिक कानूनों का जो संरक्षक है वो काजी उल कुजात है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और मुहतसिब तथा सदर सुदूर के काम भी हमको जानना जरूरी है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। काजी उल कुजात या काजी न्याय विभाग का प्रमुख तथा साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। हालांकि अपील की अंतिम अदालत बादशाह थी के पास ही था। औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन के लिए फतवा ए आलमगीरी में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करवाया। काजी का सहायक कानून का व्याख्याकार मुफ्ती वकील ऐसा होता था। मीर अदली फैसला सुनाता था। इतना हुआ। सदर सुदूर या सदर जहां, सदर को बादशाह एवं जनता को जोड़ने वाला माध्यम, सरा का प्रवर्तक, उलेमा का प्रतिनिधि माना जाता था। उसके प्रमुख कार्य थे शिक्षा पर नियंत्रण और निरीक्षण, काजियों, मुफ्तियों, न्याय संबंधित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना, दान विभाग के प्रधान अधिकारी के रूप में मदद ए मां से सर्विगल भूमि का विवरण रखना। मुहतसिब महत्वपूर्ण पद था। जन आचरण निरीक्षक विभाग का प्रधान था, जनता के आचरण का रक्षक था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। मुहतसिब यह देखता था कि मुसलमान इस्लामी विधि एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवन व्यतीत करें और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ना करें, यह मुहतसिब का काम था। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का गठन हुआ था 30 सितंबर 1932 में। इसका हिंदी तर्जुमा होता है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी संघ या लीग। इसी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग द्वारा हरिजन नामक पत्र निकाला जाता, साप्ताहिक पत्र निकाला जाता हरिजन।
और यही बाद में परिवर्तित होकर हरिजन सेवक संघ, सर्वेंट्स ऑफ हरिजन सोसाइटी बना। समझ रहे हैं। और एक बार पूछा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो है, इसके प्रथम अध्यक्ष जीडी बिरला थे। जीडी बिरला माने घनश्याम दास बिड़ला जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम सचिव इसके थे अमृतलाल ठक्कर। कौन थे? अमृतलाल ठक्कर। इसके बाद 1933 में गांधी जी ने जो है हरिजनों के उद्धार के लिए हरिजन यात्रा प्रारंभ की और 12,500 किलोमीटर की यात्रा की थी। अब देखिए पता चला गया 30 सितंबर 1932, ऑप्शन सी में आइए 30 सितंबर 1932 दिया है, यही ऑप्शन इसका सही है। और देखिए इससे पहले भी पूछा गया है 2013 जो निरस्त परीक्षा थी, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का गठन कहाँ किया। टोक्यो विकल्प 1 है, रंगून विकल्प 2 है, सी सिंगापुर है और डी क्या है, काबुल है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सिंगापुर है। वहां पर 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। वह उसके जो है पीएम और मुख्य सेनापति, प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति बने। उन्होंने यहीं से ही दिल्ली चलो, लाल किले को कूच करो का नारा दिया था। यहीं पर उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसी समय कहा था उन्होंने। और देखिए आपको उत्तर मिल गया सिंगापुर। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की है वर्ष 2005 की पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, वहां जाइए देखिए, A to Z आपको मिलेगा और आपकी समझ बहुत मजबूत हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 है, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था। ए है आमिल, बी है पटदार, सी है सिकदार, डी है मुकद्दम। देखिए मुगलों के काल में साम्राज्य होता था, साम्राज्य बढ़ता था सूबा में। सूबा क्या है, प्रांत है। प्रांत जो है ये बढ़ते थे सरकार में। सरकार क्या है, जिला है। सरकार आती थी परगना में। परगना क्या है, महाल है। और ये परगना फिर गांव में। ये था प्रशासनिक व्यवस्था। अब परगने का जो प्रशासन देखता था उसको कहते थे सिकदार। परगने में सिकदार होता था, आमिल होता था, फौजदार होता था, कानून गो होता था, और कौन होता था, कारकुन। ये सब कहाँ होते थे, परगने में होते थे। ये जो था प्रशासन का मुखिया था, प्रशासन का मुखिया यही था, कौन, सिकदार। ये क्या करता था, शांति एवं व्यवस्था स्थापित करता था। शांति व व्यवस्था की स्थापना इसका प्रमुख कार्य था। और आमिल को सहयोग करता था राजस्व की वसूली में। आमिल क्या था, वित्त का अधिकारी था, लगान इन सब की वसूली। फौजदार क्या था, खजांची था। कानून गो लगान और किस संबंधित कागजातों को तैयार करता था, लगान व कृषि संबंधी कागजातों को तैयार करना था। कारकुन क्या थे, क्लर्क थे, क्लर्क। आज के जो क्लर्क हैं मुगल काल के कारकुन थे। तो इस तरह से सिकदार इसका उत्तर हुआ। और ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया है, सिकदार दिया है।
आइए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग तेजी से। प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित होता था। परगनों के प्रमुख अधिकारी सिकदार, आमिल, फौजदार, कानूनगो और कारकुन थे। सिकदार या परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। उसका मुख्य कार्य शांति व्यवस्था स्थापित करना एवं राजस्व वसूली में आमिल की मदद करना। आमिल परगने का वित्त अधिकारी, उसका मुख्य कार्य किसानों से लगान वसूल करना। अकबर के शासनकाल के 18वें वर्ष जिन परगनों की मालगुजारी 1 करोड़ दाम थी, वहां के आमिल नियुक्त किए, जिन्हें जनसाधारण करोड़ी कहा गया ना। एक बार प्रश्न पूछता है करोड़ी क्या है, करोड़ी किसने शुरू किया था। 1 करोड़ दाम तक परगने में 1 करोड़ दाम तक जो लगान को वसूली करता था उसको करोड़ी कहा गया, लक्ष्य दिया था अकबर ने इस तरह का। फौजदार परगने का खजांची होता था। कानून को परगने के पटवारियों का प्रधान लगान और कृषि संबंधी सभी कागजातों को तैयार करता था। कारकुन परगने के क्लर्क लिखा पढ़ी का काम यही करता था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 41, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ए है हीर विजय सूर्य, बी है हेम विजय सूर्य, सी है पद्म सुंदर, डी है शांति चंद्र। अकबर ने देखिए 1775 में इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत, फिर से लिखते हैं, इबादत खाना की स्थापना की थी। और इसी इबादत खाना में 1778 में सभी धर्मों के लिए इन्होंने खोल दिया था। जब सभी धर्मों के लिए खोला तो उसमें जैन धर्म का जो प्रतिनिधित्व किसने किया, हीर विजय सूर्य ने। और हीर विजय सूर्य को ही अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, जगत गुरु की उपाधि दी। इसलिए ऑप्शन ए देखिए क्या है, हीर विजय सूर्य है। लेकिन साथ में और जितने जैन विद्वान थे उन सब के बारे में भी जान लिया जाए आगामी परीक्षा के लिए। बुद्धिसागर प्रथम जैन गुरु था, 1567 में अकबर के दरबार में आया था। अगर पूछ ले अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जैन गुरु कौन था, बुद्धिसागर। इबादत खाना में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम हीर विजय सूर्य ने किया, जिनको अकबर ने गुजरात से बुलवाया था और जगत गुरु की उपाधि दी। जैन धर्म के अन्य विद्वान जिन चंद्र सूर्य, शांति चंद्र, विजय सेन सूर्य, भानुचंद्र आदि के संपर्क में अकबर आया था। अकबर ने भानुचंद्र को उपाध्याय, विजय सेन सूर्य को काली सरस्वती, नंदी विजय को खुशफहम तीव्र बुद्धि की उपाधि दी। जिनचंद सूर्य पैदल ही कैम्बे से लाहौर तक की यात्रा कर अकबर से लाहौर मिला। अकबर ने इन्हें युग प्रधान की उपाधि दी। भानुचंद्र ने सूर्य के 1000 नामों पर संस्कृत का सूर्य सहस्त्र नाम टीका लिखी। अकबर को इन नामों का महत्व समझाया। 1568 ईस्वी में अकबर ने अपने दरबार में श्वेतांबर एवं दिगंबर जैनियों का शास्त्रार्थ करवाया था। जैनियों के अहिंसा सिद्धांत से प्रभावित होकर अकबर ने 6 माह के पशुओं, भेड़ों आदि का वध निषेध कर दिया था। सिद्धचंद सूर्य और भानुचंद्र असीरगढ़ विजय के समय अकबर के साथ थे तथा 1605 में अकबर की मृत्यु के समय भी ये लोग उपस्थित थे। समझ गए। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी। ए है पोलज, बी है परती, सी है चाचर और डी है खलीसा। तो देखिए अकबर ने जब्ती व्यवस्था अपनाया था या जाब्ती। इसमें क्या होता था, भूमि की पैमाइश होती थी और उसके बाद उन्होंने भूमि के उपज के आधार पर भी वर्गीकरण किया था। और यह वर्गीकरण उसने 4 भागों में किया था। पहला थी पोलज। क्या थी, पोलज। पोलज ऐसी भूमि थी जो सबसे ज्यादा उच्च उत्पादकता की भूमि थी। यहां पर प्रतिवर्ष फसल होती थी, प्रतिवर्ष, और यहां तक कि वर्ष में 2 बार भी फसलें होती थी। समझ रहे हैं। ऐसी भूमि क्या थी, पोलज थी। दूसरी थी परती।
प्रतिभूमि क्या थी कि वहां पर अगर हम एक बार फसल ले लिए तो 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद खेती होती थी, एक फसल लेने के बाद। उसके बाद तीसरी तरह की भूमि का उन्होंने बताया चांचर है। क्या है? चांचर है, 3 या 4 वर्ष बाद खेती होती थी के बाद। और चौथा प्रकार उन्होंने क्या किया? बंजर का। बंजर में 5 वर्ष के बाद। समझ गए? अब आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या है। ऑप्शन ए जो है यही सही ऑप्शन है। क्लियर? आइए इसको हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जब्ती प्रणाली को लागू किया, जिसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी। भू राजस्व के निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया, जो इस प्रकार है। पोलज, उच्च उत्पादकता वाली भूमि, इस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल उत्पादन होता था, पोलज हो गया। दूसरा परती, इस भूमि को एक बार जोतने के बाद उत्पादन शक्ति पुनः संचित करने में 1 या 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था। चांचर, ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष तक खेती ना हो। बंजर, ऐसी भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक वर्ष तक खेती ना हो, 5 वर्ष बाद वो खेती लायक होती थी, उसमें उत्पादकता पुनः वापस आती थी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बी है जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, सी इत्माद-उद-दौला मकबरा आगरा, डी है मोदी मस्जिद आगरा। दोहरे गुंबद का जो प्राचीनतम उदाहरण है ऑप्शन ए आप आइए, हुमायूं का मकबरा, जो कहां पर है? दिल्ली में है। और ये बना है अकबर के समय में, लेकिन अकबर का कोई इसमें योगदान नहीं है, अकबर के शासनकाल में। और इसको बनवाया है हुमायूं की पत्नी, क्या नाम था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने बनवाया है। और इसी कारण इसको कहते हैं एक बीबी का, अपने महबूब को महबूबाना पेशकश, महबूबाना पेशकश किसको कहा जाता है? हुमायूं को, मकबरा को एक बीबी द्वारा अपने महबूब को एक महबूबाना पेशकश, क्योंकि उनकी पत्नी हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। इसको ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना कि द्वितीय ताज कहा जाता है। द्वितीय ताज तो औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है, जो औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी रबिया-उद-दौरानी का मकबरा है, उसको कहते हैं बीबी के मकबरा कहते हैं। इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। ताजमहल को माना जाता है कि एक आशिक का अपने प्रेमिका के प्रति खिराज था। तो हुमायूं का मकबरा क्या है? एक बीबी का अपने महबूब के प्रति एक महबूबाना पेशकश, यह माना जाता है इसको। और इसके जो है वास्तुकार थे, वास्तुकार या स्थापत्यकार थे, वास्तुकार फारस के थे, मीराक मिर्जा गयास। और इसी में सबसे पहले बगीचे की 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ था। किसकी? 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ था, बगीचे के बीच में इसको बनाया गया है। और इसमें एक प्रमुख है, इसको जो है ये माना जाता है तैमूर के वंश का जो है शमशान गृह माना जाता है। हुमायूं के मकबरे को तैमूर वंश का शमशान गृह माना जाता है। शमशान गृह माना कैसे माना जाता है? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो यहीं से मिर्जा गालिब
और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाया था, बहादुर शाह को। इसमें जहांदार, उत्तर मुगल काल में जहांदार के बाद से आलमगीर द्वितीय तक 5 बादशाहों की कब्रें हैं। यहीं पर दारा शिकोह को भी दफनाया गया था। इसीलिए इसको, हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं? तैमूर के वंश का शमशान गृह। उत्तर आपको मिल गया। आइए तेजी से देख लेते हैं। दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण दिल्ली में अवस्थित हुमायूं का मकबरा है। दोहरा गुंबद, अकबर का मकबरा बिना गुंबद का। प्रश्न बनते हैं, दोहरे गुंबद का प्रथम मुगल मकबरा है जिसे उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया। इसके स्थापत्यकार कौन थे? मिर्जा गयास थे। इसी मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी तथा एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश, वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। अकबर के काल की पहली इमारती संरचना जिसके निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं था। यह मकबरा 4 बाग पद्धति से निर्मित प्रथम स्मारक है। प्रथम मकबरा है जो 4 दीवारी से घिरा है और बाग के बीच में है। मकबरे का दोहरा गुंबद ही इस मकबरे को फारसी प्रभाव का प्रतीक है। गुंबद की तुलना समरकंद के बने तैमूर या बीबी खानम के मकबरे से की जाती है। संपूर्ण भवन लाल पत्थर तथा गुंबद सफेद पत्थर का है। मकबरा नालंदा के पंचरथ से भी प्रेरित था। 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब बहादुर शाह को इसी मकबरे में गिरफ्तार किया गया था। इस मकबरे में 5 बादशाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफुद्दर्जात, रफीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय, दारा शिकोह तथा अन्य को दफनाया गया। यहाँ इतनी कब्रें हैं कि इसे तैमूर वंश का शमशान गृह, तैमूर वंश का शमशान गृह इसे कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है शाह आलम द्वितीय। एक प्रश्न कई बार आ चुका है, तो जहांगीर जो है मर्मज्ञ था। इसी के समय मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ। इसी ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना करवाई। चित्रणशाला की स्थापना करवाई जिसका जो फारसी का अका रिजा के नेतृत्व में, इसको नेतृत्व कौन प्रदान किया? अका रिजा ने प्रदान किया। इतना क्लियर हुआ। यह जो है चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था। इसने अपनी आत्मकथा, किसने? जहांगीर ने। क्या नाम आत्मकथा का? तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर कोई चित्र उसके सामने प्रस्तुत किया गया, उसको किसी मृत या जीवित कलाकार ने बनाया है तो वह बता सकता था। कोई सामूहिक चित्र है तो उसके एक एक अंग के बारे में बता सकता है किस चित्रकार ने बनाया है। और इनके समय जो चित्रकला में परिवर्तन हुआ, चित्रण के लिए अब छवि चित्र, छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्य, दृश्य और मानव जीवन के दृश्यों का प्रयोग होने लगा। किसके समय? जहांगीर के समय सब छवि चित्र प्रारंभ हुआ, पोर्ट्रेट पेंटिंग प्रारंभ हुई। समझ में आया? इनके समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनमें बिशनदास, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, तुलसी, गोवर्धन,
इन सब के नाम प्रसिद्ध हैं। इसमें से देखिए मंसूर, ये प्राकृतिक दृश्यों का, प्राकृतिक प्रकृति का चित्रण करता था और ये पक्षी विशेषज्ञ था और इसे जो है जहांगीर ने उपाधि थी नादिर उल अस्र की। पूछा जाता है नादिर उल अस्र की उपाधि किसे मिली थी? मंसूर को। और अबुल हसन जो है जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था और इसको जो है नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। नादिर उल जमा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। और इसके बारे में जानना है तो देखिए पढ़ लीजिए। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना करवाई। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। उसने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में लिखा है, कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उसके चेहरे पृथक पृथक कर यह बता सकता हूं प्रत्येक अंग किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर छवि चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों, व्यक्तियों के जीवन संबंधित चित्रण की परंपरा प्रारंभ हुई। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मुराद, तुलसी, गोवर्धन, मनोहर, अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था। जहांगीर ने उसे नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध था। जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्र की उपाधि दी। वह सर्वश्रेष्ठ पक्षी विशेषज्ञ था मुगल चित्रकला का। उसके द्वारा जेबरा का चित्र, बंगाल का अनोखा पुष्प, नील गाय, ट्यूलिप पुष्प, बाज का चित्र एवं साइबेरिया का सारस का चित्रण किया गया था। बिशनदास छवि चित्र विशेषज्ञ था। जहांगीर के आदेश पर 1619 में अपने दूत आलम खान के साथ फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। समझ गए यहां तक? आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? हिंदुओं में अब विकल्प देख लेते हैं। नंबर 1 बाबर, नंबर बी हुमायूं, नंबर सी अकबर, नंबर डी जहांगीर। ठीक है, देखिए हिंदुओं में चोल शासक हुए, पांड्य शासक हुए, गुप्त शासक हुए। यहां पर चलता था तुलाभार, इसी को तुलादान भी कहा जाता है। इसमें होता क्या था कि तराजू के पलड़े पर एक पर व्यक्ति या राजा को बैठा दिया जाता था, दूसरे पलड़े पर क्या किया जाता था? दूसरे पलड़े पर हीरा, जवाहरात, अनाज, बहुमूल्य रत्न रखे जाते थे। इसके बराबर करके उसको दान दिया जाता था। मतलब तुलादान, तुला पर में तौल करके दान दिया गया, जिसका उद्देश्य क्या होता था? धर्मार्थ कार्य करना, पुण्य अर्जित करना, दान देना। कोई मान्यता पूरी हो गई तो उसके लिए कार्य करना, ये सब होता था। तो इसी को क्या कहते हैं? तुलादान या तुलाभार। इसको सबसे पहले हुमायूं ने अपनाया और अकबर ने क्या किया? इसको राजकीय समारोह में बदल दिया। राजकीय समारोह में भव्य तरीके से तुलादान अकबर के समय से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? हुमायूं ने। इसलिए ऑप्शन बी हुमायूं सही है। और बहुत से इतिहासकार हैं, सतीश चंद्रा इत्यादि, इन लोगों का कहना है कि तुलादान का प्रारंभ अकबर ने किया था। समझ रहे हैं? आइए इसको देख लेते हैं। तुलाभार या तुलादान समारोह एक प्राचीन हिंदू परंपरा है, जिसमें व्यक्ति को एक पलड़े में बैठाकर दूसरे पलड़े में सोना, चांदी, अनाज, रत्न या अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती थी। इसका उद्देश्य धार्मिक पुण्य अर्जित करना
देवताओं, ब्राह्मणों या गरीबों को दान देना, राजा द्वारा समृद्धि और दानशीलता दिखाना, कभी कभी बीमारी, संकट या दीर्घायु की प्रार्थना के अवसर पर भी किया जाता था। चोल, पांड्य, गुप्त, चालुक्य आदि में यह समारोह प्रचलित था। तुलादान का प्रारंभ मुगल शासक हुमायूं ने किया। अकबर ने इसे राजकीय उत्सव के रूप में अपनाया। उसके जन्मदिन पर तुलादान समारोह आयोजित होता था, जिसमें उसका वजन सोने, चांदी, अनाज से तोलकर दान किया जाता था। नोट इसमें देखिए, चोपड़ा दासपुरी की पुस्तक है भारत की सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास। हरशंकर श्रीवास्तव की पुस्तक है मुगल सम्राट हुमायूं, में हुमायूं को तुलादान प्रारंभ करने वाला सम्राट माना गया है। और सतीश चंद्र के अनुसार अकबर पहला शासक था जिसने तुलादान प्रारंभ किया। समझ रहे हैं? तो इसमें हम हुमायूं को मानते हैं और उसको व्यापक रूप से अपने जन्मदिन पर और राजकीय उत्सव के रूप में मनाने का, सबसे ज्यादा प्रचलित करने का, प्रसारित करने का काम अकबर ने किया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सिया के अंकन से युक्त सिक्के चलाए? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है जैनुल आबादीन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर ऑप्शन ए अकबर है। अकबर ने 26 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए थे। उसमें एक सिक्का जिसका नाम है इलाही, एक सिक्का क्या था? इलाही था। यह सिक्का गोलाकार था। इसका आकार कैसा था? गोल था, गोलाकार था। और यह सिक्का जो है 10 रुपए के बराबर था। इसी सिक्के पर भगवान राम को धनुष तथा माता सीता को पुष्प लिए चित्रित किया गया है। पुष्प, भगवान राम को धनुष लिए, माता सीता को चित्र लिए अंकित किया गया है। समझ गए? इस सिक्कों पर लिखा गया है, क्या लिखा है? राम सिया। राम सिया लिखा गया है इस सिक्के पर। और इसी राम सिया सिक्के को राम टका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम टका भी कहते हैं। और सुनिए, अकबर का एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। समझ गए? अब थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, अकबर के समय जो सिक्के हैं सोने, चांदी, तांबे, इन सबको जल्दी जल्दी देख लेना है ताकि अगर परीक्षा वहां से क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो। अकबर ने 26 प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए। कुछ प्रमुख सिक्के जैसे मुहर, पूछता मुहर किसने चलाई? सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल का मुहर नामक सिक्का चलाया। यही मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित था। पूछ लेगा मुगल काल में कौन सा सिक्का सर्वाधिक प्रचलित था, तो मुहर आएगा। एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। अब शहंशाह या संसब, यह सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। शहंशाह का 1/4 आत्मा होता था, 1/5 भाग बिसात होता था, 1/50 भाग चुगुल होता था शहंशाह का। इलाही यह स्वर्ण सिक्का गोलाकार था। एक इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर होता था। इसमें एक तरफ भगवान राम हाथ में धनुष लिए, माता सीता हाथ में पुष्प लिए हैं। देवनागरी में लिखा है रामसिया। इन सिक्कों को राम टका के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसमें राम लिखा था। समझ गए? चांदी का सिक्का अकबर ने चौकोर जलाली नामक सिक्का जारी किया। पूछता है जलाली नामक सिक्का किसने जारी किया? तो अकबर ने। शेर शाह द्वारा प्रचलित रुपया के अकबर के समय 175 ग्रेन का था, जबकि औरंगजेब के समय 180 ग्रेन का था। रुपया का सबसे छोटी इकाई सूकी, रुपये का 20वां भाग, वहीं उसका 16वां भाग काला था। तांबे का सिक्का दाम अधेला आधा दाम, पावला चौथाई दाम, दमड़ी दाम का 8वां भाग तांबे के प्रचलित सिक्के थे।
जनसाधारण में विनिमय का माध्यम रुपया नहीं तांबे का सिक्का था। अगर पूछे जनसाधारण विनिमय का माध्यम क्या था, तांबे का सिक्का था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल था। अकबर के समय एक दाम 25 जीतल के बराबर होता था। इसका सिक्के के रूप में अस्तित्व नहीं था, इसका प्रयोग केवल हिसाब किताब में हुआ। बहुत ही छोटी छोटी भुगतान की प्रक्रिया में कौड़ियों का प्रयोग होता था, जो समुद्र से प्राप्त होती थी या मालदीव से आती थी। इतना आप जानते रहेंगे तो अकबर कालीन सिक्कों पर कोई प्रश्न आएगा टीजीटी पीजीटी में आप सही कर ले जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबर कर रहे हैं। ग्रंथ अनवर सुहेली फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए है पंचतंत्र का, बी है महाभारत का, सी है रामायण का, डी है भगवत गीता का। अनवर सुहेली फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का, जिसको किया है अकबर के समय अनुवादशाला में अबुल फजल ने। समझ में आया। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसका क्या नाम है, अनवर सुहेली। पंचतंत्र का अरबी में भी अनुवाद हुआ है, अरबी भाषा में। आपकी परीक्षा में पूछा है कलीलाह व दिमना, ये पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है, अरबी अनुवाद है, जिसको अब्दुल्ला इब्न अल मकाका ने किया था। मुकाका या मकाका, अब्दुल्ला किसने किया था अरबी में अनुवाद? कलीलाह व दिमना के नाम से पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद अब्दुल्ला इब्न अल मकाका ने किया था। और एक रचना और है काली दमन, जो कंफ्यूज ना हो ताकि इसको जान रहे हैं। काली दमन, एक काली दमन क्या है? ये पुस्तक है श्री कृष्ण के बाल लीला से संबंधित है। जब गेंद खेलते हुए उनकी गेंद यमुना में चली जाती है तो वहां पर एक कालिया नाग होता है ना, कालिया जो होता है वह गेंद ले लेता है। तो उस कालिया को कैसे कृष्ण मारते हैं, दमन करते हैं, वो पुस्तक है काली दमन। इसका फारसी में अनुवाद आयारे दानिश के नाम से है। क्या नाम है? आयारे दानिश के नाम से है। फारसी में अनुवाद किया था किसने? अबुल फजल ने। समझ गए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर पीजीटी प्लेलिस्ट पे 2005 में आया था। कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है, वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां और डी शाहजहां। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। ये बना था कब? जहांगीर के समय जहांगीर के समय इत्मादुद्दौला का मकबरा बना था, जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी। इत्मादुद्दौला का मकबरा उसकी पुत्री नूरजहां ने बनवाया था 1626 ईस्वी में। समझ में आया? कब बनवाया था? 1626 ईस्वी में बनवाया था। इसकी एक विशेषता क्या है? इसमें पच्चीकारी जिसको क्या कहते हैं? पित्रादुरा। पच्चीकारी पित्रादुरा का पहली बार प्रयोग किया गया है। इसमें होता क्या था कि सजावट के लिए जब फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, उन फूल पत्तियों में हीरे और जवाहरात जड़े जाते थे। उन फूल पत्तियों में हीरे जवाहरात जो जड़ा जाता था उसी को पच्चीकारी या पित्रादुरा कहते हैं। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। आइए देख लेते हैं।
जहांगीर के शासनकाल में आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। इसका निर्माण 1626 में नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर कराया। इस मकबरे का चबूतरा लाल पत्थर से निर्मित है। इसके अलंकरण के लिए इस्लामी भवनों में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों में बहुमूल्य रत्नों की जड़ावत की जाती है। नूरजहां की मां अस्मत बेगम, इनके बारे में आपको याद होगा, इत्र की आविष्कारक मानी जाती हैं, कि मृत्यु 1621 में हुई। उसके पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु 1622 में हुई। दोनों की कब्रें यहीं आगरा में हैं। यद्यप पित्रादुरा का प्रयोग इससे पूर्व उदयनगर राजस्थान के गोलमंडल में 1600 में किया जाए। अगर ए आ जाए विकल्प में गोलमंडल, पित्रादुरा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? एतमादुद्दौला का मकबरा हो और गोलमंडल हो, तो हम गोलमंडल में लगाएंगे क्योंकि यहाँ 1600 ईस्वी में प्रयोग हो गया था, जबकि वो 1626 ईस्वी में बना था, वहां प्रयोग हुआ था। समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ? ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब, डी है शाहजहां। तो ये पूछ रहा है कि मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था तो शाहजहां के काल में। क्लियर हुआ? आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर के किले में एक था दीवान ए आम, इसको भी अकबर ने बनवाया था। दीवान आम को भी अकबर ने बनवाया था, और इसको तुड़वा करके किसने? शाहजहां ने संगमरमर का बनवाया इसको। किसको? दीवान आम को। यही दीवान आम में तख्त ताउस रखा जाता था, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते थे, क्योंकि उसमें स्तंभों के ऊपर दो मयूर की आकृतियां बनी हुई थी। अब क्लियर हो गया? तख्त ताउस का किसने निर्मित करवाया था? शाहजहां ने। आइए देख लेते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरे के किले में स्थित दीवान आम को तुड़वाकर शाहजहां ने इसका निर्माण संगमरमर से करवाया। इसमें शाहजहां के बैठने के लिए ऊंचाई पर एक मंडप की व्यवस्था थी, जहां तख्त ताउस पर बादशाह शोभायमान होता था। तख्त ताउस 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा, 5 गज ऊंचा सिंहासन था, जिसमें लाल हीरे, पन्ने, मोतियां जड़ी हुई थी। इसमें 12 छोटे छोटे स्तंभ थे, जिन पर रत्नों से सुसज्जित 2 मोरों की आकृतियां थी। ये तख्त ताउस। क्वेश्चन नंबर 50 है, मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त और डी है शक। देखिए, मालविकाग्निमित्र जो है रचना है गुप्तकालीन विभूति थे कालिदास। गुप्तकालीन विभूति थे कालिदास का नाटक है। क्या है? इनका नाटक है मालविकाग्निमित्रम। इसमें शुंग शासक अग्निमित्र और उनकी जो पत्नी थी धरणी, पत्नी की सेविका, किसका? पत्नी की सेविका मालविका की प्रेम कथा है। कौन से शासक थे? विकल्प भी दिया गया है। शुंग शासक थे, उनकी पत्नी क्या थी? मालविका, उनकी प्रेम कथा है। इसमें अग्निमित्र को क्या है? विदर्भ का राजा बताया गया है। इसके अलावा इनके कालिदास के 2 और नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद इनके 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार, और 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश है। आइए इसको देख लेते हैं।
मालविका मित्रम गुप्तकालीन विभूति कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र तथा उनकी पत्नी की सेविका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। इस नाटक में अग्निमित्र को विदिशा के राज्यपाल के रूप में उल्लेख किया गया है। कालिदास के दो अन्य नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम, दो खंड काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूतम, महाकाव्य है कुमार संभव और रघुवंश। समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने पीजीटी 2013 की निरस्त परीक्षा के बाद जो रीपरीक्षा हुई थी उसका जो दूसरी क्लास हम लोगों ने पूरा किया है। अब बारी आपकी है, आप जो है अपना फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक आप जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के लाइक और कमेंट के सेक्शन में जाकर के दीजिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग अतिशीघ्र करेंगे।